तो ये अपना जो पॉइंट है वो है सम इलेक्ट्रॉनिक, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आकार, और इसी में मैं देखने जा रहा हूं, यहां पे मैं कहूंगा साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बेटा जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आकार की मैं बात करूंगा। यहीं पे एक नाम और आता है कि भाई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बजाय यहां पे एक और नाम आएगा, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब तो हर कोई जानता है क्या, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन समान है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कि जो स्पेशल शब्द लिख रहा हूं वो है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। या सीरीज कहने के पीछे और कारण सुन लो कि भाई इलेक्ट्रॉन समान होने के साथ साथ मैं इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में भी रखूंगा, समझ रहे हो ना, ये चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी तो मैं इसे सीरीज भी बोल दूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि बेटा इसका आकार बताएं कैसे, या इस पर क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि अभी अभी हमने देखा कि जो त्रिज्या है वो मुख्यतः किस चीज पर निर्भर करती है जी, एन स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। क्या ये सही बात है? हाँ, कोश की संख्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश इन दो पर निर्भर करती है, जानते हैं हम, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि यहां क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पहली बात तो ये बात आ गई, ठीक है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं ये काम में लेता हूं। और मैंने एक और बात बताई कि अगर क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बेटा जेड इफेक्टिव की जगह क्या लिया जा सकता है, जेड बाई ई। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके। अब अगर हमारी स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो ई हटा दूंगा। लेकिन एक बात सोच के बताइए कि मान लीजिए दो स्पीसी है बेटा, अरे अगर इनमें इलेक्ट्रॉन समान है तो दोनों का विन्यास भी तो समान होगा, और अगर दोनों का विन्यास समान हुआ तो दोनों में कोषों की संख्या भी तो समान हो गई। इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में हमेशा ही कोषों की संख्या भी क्या रहेगी, समान, यानी कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है उसे हटाओ, अगर मैं हटाऊंगा तो फाइनली आर समानुपाती 1/z बचेगा। केवल और केवल यहां पे जो त्रिज्या है वो परमाणु क्रमांक के क्या आएगी, व्युत्क्रमानुपाती आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुम तो सम इलेक्ट्रॉनिक, अगर तुम्हें कोई सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की स्पीसीज दिखे, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की बात करे और आकार का क्रम बताना हो तो बेटा केवल और केवल जेड के व्युत्क्रमानुपाती बता देना। और साफ बात बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग भी मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि उस चक्कर में गड़बड़ और कर दोगे। तो आपको क्या करना है, सम इलेक्ट्रॉनिक देखते ही जेड के व्युत्क्रमानुपाती बता देना है, बस, ज्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इस पर। क्रम वाले प्रश्नों में ऐसा करूंगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात आई तो जेड इफेक्टिव वापस लाना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन वैसा भी करवाऊंगा, कभी आया नहीं है, क्रम वाले क्वेश्चंस आए हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे। तो ध्यान रखना, आर समानुपाती 1/z। तो आपको देख लेना है कि भाई सम इलेक्ट्रॉनिक दिखते ही केवल जेड के व्युत्क्रमानुपाती बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? इसके बाद में एग्जांपल्स लेते हैं, इस पे एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि H माइनस, ठीक है, Li प्लस Be+2 B+3, ठीक है। और इसमें मेरे को क्या पूछ लिया, साइज का ऑर्डर बताओ।
साइज का ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है ना, ये चेक कर लो। कैसे चेक करें साहब? सबसे पहले Z की वैल्यू, एटॉमिक नंबर देखें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 3, 4, 5, सही बात है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 1 होनी चाहिए, लेकिन -1 चार्ज के बाद में 2 हो गई, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2, तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कंफर्म हो गया। उसके बाद में आप सुन लीजिएगा कि Z जैसे जैसे बढ़ेगा, आपने क्या कहा कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होता है, बस दैट्स ऑल। तो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हो गया ये साइज का ऑर्डर हो गया। अब यहां पे कुछ बच्चे एक बात कहेंगे, क्या कहते हैं कि सर हीलियम कहां गई? तो जनरली देखिए कि हीलियम एक इनर्ट या नोबल गैस है, और इनमें ये रेडियस मेजर ही नहीं की जाती, ये रेडियस मेजर नहीं की जाती। कौन सी की जाती है? वांडरवाल रेडियस मेजर की जाती है। तो वांडरवाल और ये जो आयोनिक रेडियस है इनमें डिफरेंस आएगा, इसलिए उस चीज को जनरली अवॉइड करते हैं, है ना, नहीं डालते यहां पे। जबरदस्ती अगर कोई डाल दे तो तुम तो इस बात पे ही अड़े रहना, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। जनरली आप इसको फॉलो करोगे, तुम्हारी बात सही हो जाएगी, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि भाई जब मेजरमेंट का बेस ही अलग है ना, तो फिर अपन कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए जनरली इनर्ट गैसेस को बीच में नहीं डालता, और डाल दे तो भी तुम तो Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात लेके चल लेना। क्लियर? आगे बढ़ जाओ बेटा जी। और वो जनरल है, वो बात हमेशा ना हो, कुछ डेटाज में डिफरेंस आ जाए, लेकिन जनरली हमारी बात हो जाएगी, है ना। आपको तो यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में इसी चीज को फॉलो करना है। अब और देखिए, जैसे N-3, O-2, F-, Na+, Mg+2, एल्यूमिनियम +3, इनकी साइज का ऑर्डर बताओ। और मैं पूछूं आपसे P-3 है ना, S-2, Cl-, K+, Ca+2, स्कैंडियम +3, ठीक है। और ले लो साहब, यहां पे As-3, Sc-2, ठीक है ना, ब्रोमीन -1, रुबिडियम +1, Sr+2 और एट्रियम +3, ये सब मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब तुरंत आपको पता ना चले आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो बेटा जी Z से आइडिया निकलता है। Z देख लो, 7, 8, 9, 10, 11, 10 क्यों नहीं? 10 को तो हमने छोड़ दिया, कौन सी है 10? नियोन, इसलिए वो इनर्ट गैस है। अगर जबरदस्ती रखता है तो यहां बीच में रखूंगा मैं Z के हिसाब से, लेकिन जनरली वो अवॉइड करता है, इसलिए हम नेक्स्ट है 9 के बाद में 11, 12 और 13। लेकिन बेटा जी जब इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो आप देखो 7 और 3 एक्स्ट्रा तो 10, सभी में आप चेक कर लेना इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, और जब सेम इलेक्ट्रॉन हो गए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्यों ज्यादा दिमाग लगाऊं? Z जिसका कम उसकी रेडियस ज्यादा, तो ये लो ऑर्डर आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? और देखिए P-3, इसमें भी अगर आप Z की वैल्यू देखोगे ना बेटा, तो 15, 16, 17 और 18 वाली इनर्ट गैस है, उसको मैंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद में 19, 20 एंड 21, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो निकालना आता है हमें 15 + 3, 18, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो हर कोई निकाल लेगा, 15 होने चाहिए थे, लेकिन -3 का मतलब है 18, यहां पे 18, 18, 18, क्योंकि एक माइनस हो गया ना, 2 माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए। इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ज्यादा क्यों सोचूं, जिसका Z कम उसकी साइज ज्यादा, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें Z ले लीजिए, 33, 34, 35, 36, 37 और 30, हाँ 36 वाली इनर्ट गैस को तो मैंने छोड़ ही दिया ना, तो 37
एंड देन 38 एंड देन 39। भाई इनर्ट गैस को हमने अवॉइड कर दिया, ओके, इसलिए 36 क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन देखो, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 36, सभी में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 36, मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसका जेड कम उसकी साइज ज्यादा। कोई जोड़ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने कहा कि बेटा जी ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें कभी घुमाने की भी कोशिश नहीं की उसने, मतलब आपको कभी चक्रों में डालने की कोशिश ही नहीं की, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर। बेटा जी ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस आपको तुरंत ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में कि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। फालतू में फिर अपन दिमाग नहीं लगाएं, और न लगाना पड़ा है अब तक एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ ट्विस्ट करना चाहे तो उसकी मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा थोड़ी सी। आइए, जैसे एक क्वेश्चन है, आपको किसी ने कहा कि Na+Mg+2 Al+3 और सोडियम, इनकी साइज का ऑर्डर बताओ, इनकी साइज का ऑर्डर बताओ, क्या कहोगे। तो बच्चा देखिए इन तीन का तो तुरंत ही बता देगा, क्योंकि ये तीन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आ गए। अब इसको कहां रखें, तो वैसे मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से नहीं पूछा है, जस्ट आईक्यू चेक किया है। अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे कि इसमें निकालने की कोशिश करेंगे कि यार इनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और 11 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसमें 1s2 2s2 2p6। इट मींस यहां पे n की वैल्यू 2 है ज्यादा से ज्यादा, और यहां पे n की वैल्यू जो बड़े से बड़ा सेल है वो माना जाता है तो 3। तो वो कहते हैं कि सर सोडियम आगे चला जाएगा, और इस तरह से इतनी मशक्कत के बाद में बताएंगे। कोई बात नहीं, बता दिया सही है, लेकिन कई ये भी तो दिमाग लगा लेते यार कि सोडियम और Na+, मेरा क्या कहा हुआ है कि कोई केटाइन है वो अपने रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होता है, तो ऐसे ही आप सोडियम को आगे कर सकते थे Na+ से। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम टाइम तो लगा देते हैं, लेकिन वो होते हैं सिंगल, मतलब एक सिंगल क्लिक पर हो जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब कुछ दिमाग लगाने वाले, ये नहीं था भाई, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करिए, है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए एक्स्ट्रा के लिए, या फिर मैं कह दूं सिंपली आने ही चाहिए, क्योंकि इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा मिक्स में एक और चीज भी शामिल कर लेता है। तो O-2 F माइनस, बेटा इनकी साइज का ऑर्डर बताओ, इनकी साइज का ऑर्डर बताओ। तो मुझे देखिए कुछ फैक्ट्स तो पहले से ही पता है, कुछ चीजें पता है, कैसे कि यार O-2 O से बड़ा होगा, ये पता है। आप ऑप्शंस कई बार टिक करो ना, कई बार आप ये भी दिमाग लगाया करो कि एक छोटी सी बात आते ही 4 ऑप्शंस में से टिक हो जाता है, इजीली हो जाता है ना। खैर O-2 O से बड़ा होगा, F- से बड़ा होगा, ये तय है ना। और अगर मैं न्यूट्रल स्टेज में बात करूं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसकी बात जरूर मेरे को करनी पड़ेगी कि भाई कैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करें, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए इसका एक टेक्निकल वे बता देता हूं। क्यों? क्योंकि बच्चा कहता है सर चारों को सेट करना है, हमें कोई दो को कंपेयर नहीं करना, तो चारों को सेट करना है। तो आप एक काम करिएगा, मैं एक तरीका बताता हूं। आप पहले बताइए जेड कितना, तो तुम कहोगे 8 8 9 9, ओके। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने जरा बताओ, 8 10 9 10। देखो देखिए इलेक्ट्रॉन सही लिखे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन लिखने के पीछे मेरा एक मकसद भी है। आप 8 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p4, है ना, 2p4। इट मींस आप नंबर ऑफ सेल की वैल्यू पता कर लो, इसमें भी 2 हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखो, 1s2 2s2 2p6 2 हैं। 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखो, 1s2 2s2 2p5, यानी सेल कितने हैं?
2 है, n की वैल्यू 2 है, 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखो 2 है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि n कांस्टेंट हो गया, ये अच्छी चीज हो गई है। हालांकि इनमें से 2 तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, O-2 और F-, और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनमें जिसका Z कम होता है उसकी साइज ज्यादा होती है। लेकिन देखो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ और भी मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वापस आ जाओ अपनी मेन बात पर। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब जब रेडियस कंपेयर करनी हो n² Z इफेक्टिव या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/Z/E, ठीक है, ओके। लेकिन क्योंकि यहां पे Z/E से मैं बता दूंगा, n से बता दूंगा, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं ये काम में ले लूंगा नीचे वाला रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है बेटा जी। अब एक काम करिए, n अगर कांस्टेंट है, n अगर कांस्टेंट है तो केवल और केवल क्या काम में लेना है, ये काम में लेना है बेटा जी, क्योंकि n भी तो हट गया है ना। तो n यहां से अगर रिमूव हो गया तो Z/E की वैल्यू फाइंड आउट कर लो सबकी। Z/E की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो Z/E इट्स 1, Z/E इट्स 0.8 है ना, Z/E इट्स 1, Z/E 0.9। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखिए। और मेरा एक और कहना है कि अब सबसे कम Z/E किसका आया, 0.8 सबसे कम। तो जिसका Z/E सबसे कम आया उसकी रेडियस सबसे ज्यादा, तो इनमें सबसे आगे कौन हो गया बेटा जी, O-2 हो गया, यस और नो। उसके बाद में कौन आया, 0.9, तो 0.9 दूसरे नंबर पर रेडियस 0.9 वाला कौन है, F- है जी। अब तुम कहोगे सर अपनी गाड़ी तो रुक गई यहीं पे, क्यों, क्योंकि ये तो आपका Z/E इक्वल आ गया। बेटा जी इक्वल आ गया तो मुझे ये बताइए कि ये केवल एक गली थी, मेन रास्ता नहीं था, ये तो ऑप्शनल था, हेल्पफुल था। तो फिर अगर ये कारगर नहीं हो रहा है तो Z इफेक्टिव की ओरिजिनल वैल्यू पर आना पड़ेगा, उससे आइडिया निकलेगा फिर। तो तुम कहोगे ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है वो निकालें, कैलकुलेट करें Z- सिग्मा से, हां। तो वो आपको इन दोनों की फिर ओरिजिनल वैल्यू कंपेयर करनी पड़ेगी बेटा, और ओरिजिनल वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी नहीं अगर आपको पुरानी बातें याद है। कैसे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब मैं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट गया था बेटा जी, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो उस टाइम पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, और अगर ये बढ़ता है तो ऑक्सीजन की बजाय फ्लोरीन का Z इफेक्टिव ज्यादा आएगा। कर लेना कैलकुलेट चाहे से। इसलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन का Z इफेक्टिव कम, फ्लोरीन का ज्यादा, तो ऑक्सीजन बड़ी होगी, फ्लोरीन छोटा होगा, ये साइज का ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बेस मान लो कि इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से करना है, क्लियर, बेस मान के कि भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया हम ऐसे कर लेंगे। हाँ, ये Z/E से कब करना, जब n कांस्टेंट हो तब आप करना, क्यों, क्योंकि n ही अलग अलग हो गया तब बेटा जी सेल का बड़ा रोल हो जाएगा। सेल का बड़ा क्यों रोल हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर आता है और किसी चीज के स्क्वायर का इफेक्ट तो ज्यादा ही आता है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हें, तुम करना, देखिए इसी तरह का है सेम, और ये तुम्हें करना है भाई, रेडी है, चलिए। क्वेश्चन है सिंपल है, उल्टा इससे आप कंपेयर करिए साइज O-, F, F-, इनकी साइज का ऑर्डर बताइए। चलो तो सबसे पहले तो वही बात, Z की वैल्यू 8899 सही है। इलेक्ट्रॉन देखो 899 हो गए ना, यहां भी 9 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहां पे 10 है। अब आप ये चेक पहले ही कर लो कि 8, 9, 9, 10 इन चारों में से किसी को भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद में आप देखोगे कि बड़े से बड़ा सेल है वो सेकंड आ रहा है, इसलिए n की वैल्यू पता चली कि इन सब में सेल कितने हैं, 2 हैं, कांस्टेंट है, तो n तो हटा दो,
अब अपना काम इजी हो जाता है। एन हटने के बाद में आपने कहा कि आर है वो जेड बाई ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो जेड बाई ई की वैल्यू बता दो। जेड बाई ई 1, जेड बाई ई 8/9, 8/9 का मतलब हो गया 0.88 आ रहा है क्या देखना, ठीक है। 9/9 इसको क्या कहोगे 1। अच्छा एक काम करो रे, ये तो ओ माइनस की बजाय इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दो ना, सिमिलर हो जाएगा नीचे वाले की जैसे, इसकी बजाय O-2 O-1 F-F-1 ऐसा कर लो। तो ऐसा करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, फिर तो और भी इजी हो जाएगा 10, ठीक है ना। और अब बताइए कि 8/10 कितना आ गया 0.8 आ गया, ठीक है। इसका 1 आ गया और इसका 9/10 0.9 आ गया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग करना था, अलग करने के लिए मैंने O-2 और O-1 को कंपेयर करवा लिया, ठीक है। तो O-2 और O-1 F-F- इन चारों की साइज का ऑर्डर अब इजीली निकल गया, इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ रहा। कैसे आप बताइए, सबसे कम कौन सा है साहब O-2 है, इसलिए ये बड़ा आएगा। दूसरे नंबर पे O-1, उसके बाद F-, उसके बाद F। अब देखो भैया, ठीक है ना, तो ये बात आई थोड़ी सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केसेस देखे, थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट करना चाहेगा तो इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस को आप बेस मानकर कर लेना, कहीं नहीं अटकोगे। और कभी करने की कोशिश ही नहीं की उसने, सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, आर जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से ही हो जाता है। ओके ठीक है। अब तक बेटा जी अपन ने क्या किया कि ऐसे प्रश्न किए हैं जिनमें क्रम वाले प्रश्न ही अपन ने किए, क्रम वाले क्वेश्चंस किए हैं, ज्यादा कौन है कम कौन है। कई बार वो क्या कर सकता है कि दो आयन सम इलेक्ट्रॉनिक ही होंगे दे देगा, और एक की त्रिज्या देकर दूसरे की पूछ लेगा और एग्जैक्ट पूछेगा। तब बेटा अपने को क्या सावधानी रखनी है, इसके लिए मैं एक नोट लिख लें आप कि जब एक परमाणुवीय सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए एक परमाणु का मतलब है एक ही परमाणु है, सम इलेक्ट्रॉनिक है और दो स्पीसीज है, और स्पीसीज में भी मेरा मतलब यहां आयनों से, ठीक है। और उनके आकार की तुलना करवा ले मेरे से, उनके आकार की तुलना करवा ले। तो बेटा उनके आकार की तुलना के लिए मैं क्या करूंगा, आर समानुपाती 1/z इफेक्टिव, यहां पे मैं सम इलेक्ट्रॉनिक कह रहा हूं, और सम इलेक्ट्रॉनिक में आप जानते हैं कि जिनमें सम इलेक्ट्रॉनिक होगा तो एन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसीलिए कोई कहेगा कि सर यहां एन क्यों नहीं लिखा, तो मैंने एन हटा दिया, ठीक है। आर समानुपाती 1/z इफेक्टिव, और z इफेक्टिव की जगह मैंने क्या लिखा है देखो, z माइनस सिग्मा, क्योंकि जब एग्जैक्ट की बातें करोगे तो ये z इफेक्टिव की वैल्यू भी एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी। क्लियर है। अब मान लीजिए कि दो त्रिज्याओं की तुलना करनी हो R1/R2, तो इसका z इफेक्टिव नीचे और इसका z इफेक्टिव ऊपर, बात करें दोनों की वैल्यू निकालूं तो z इफेक्टिव 2 कैसे निकलेगा, तो साहब z2 माइनस सिग्मा से निकलेगा, z1 माइनस सिग्मा से ये आ गया है ना। सिग्मा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, तुम कहोगे वो क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन समान है तो आप बताइए ना, सिग्मा की वैल्यू भी तो समान आएगी, विन्यास भी तो समान आएगा, इसलिए सिग्मा यहां दोनों जगह सेम है। कई सोच रहे फिर हटा दो ना, नहीं बेटा जी इससे डेटा डिफरेंट आ जाएगा, इसलिए z2 माइनस सिग्मा करना है और z1 माइनस सिग्मा करना है। क्लियर। अब इस चीज को यूज करवा देता हूं एक क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लें कि यदि k प्लस व f माइनस की त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी हो तो NaCl की अंतरायनिक दूरी ज्ञात करो। बेटा जी अंतरायनिक दूरी का मतलब समझते हो क्या, कि धनायन और ऋणायन के जो दो नाभिक हैं, इस तरह से दो नाभिक हैं, धनायन और ऋणायन टच कर रहे हैं, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को अंतरायनिक दूरी कहते हैं। क्लियर है। इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहते हैं भैया, अंतर आयनिक दूरी, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, और इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब हो गया दोनों, एक है Na+ और सोचिए एक है Cl-, तो ये तो हो गई R+ और ये हो गई R-, है ना। दोनों की त्रिज्याओं के जोड़ को ही क्या कहते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, यानी R+ और R-। समझ रहे हो ना। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले मैंने कहा कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस NaCl की चाहिए, तो बेटा जी दो चीजें चाहिएगी, एक Na+ की रेडियस चाहिएगी और Cl- की रेडियस चाहिएगी, बस।
और Na+ की रेडियस मुझे किसकी हेल्प से मिलेगी? तो साहब F- की हेल्प से मिलेगी। क्यों? क्योंकि Na+ और F- दोनों के दोनों हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है। Cl- की रेडियस मुझे मिलेगी तो वो K+ की हेल्प से मिलेगी, क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? यहां दोनों में इलेक्ट्रॉन देखिए 10-10 है और यहां दोनों में इलेक्ट्रॉन है वो 18-18 है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई नहीं, कोई खास है ही नहीं क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहला काम है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6, और 18 के हिसाब से हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है। अब क्योंकि सिग्मा यहां दोनों का सेम होगा तो सिग्मा को पहले ही निकाल लो। सिग्मा कैसे कैलकुलेट करूं साहब? मैंने कहा था सबसे बाहर का सेल है ये n है और ये एक अंदर वाला है n-1। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, n-1 लिख लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर का कम कर देते थे ना हम, यहां भी कर दो। एक कम करने के बाद में कितने रिमेनिंग रहे? 5। अब सिग्मा कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे बाहर का सिग्मा 0.35 और इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और 2 7 प्लस 0.85 और अंदर के इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये वैल्यू आ गई 4.15। ये दोनों की ही आ गई। अब इधर भी ऐसा ही करो कि इधर भी सिग्मा निकाल लो। सिग्मा निकालने के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 18 के हिसाब से लिख दिया। अब n यानी सबसे बाहर का सेल n, एक अंदर वाला n-1 और ये रिमेनिंग पार्ट। याद करो हम कॉन्फ़िगरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, n, n-1 और रिमेनिंग। ऐसा ही किया, सबसे बाहर का एक इलेक्ट्रॉन कम करके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पे लिख दिया, 5 हो गए। इसका सिग्मा कैलकुलेट किया तो सबसे बाहर का 0.35 और इलेक्ट्रॉन है 5 और 2 7, फिर 0.85 वैल्यू रखने वाले इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8, और एक अंदर वाले मतलब रिमेनिंग के लिए एक वैल्यू होती है सिग्मा की और वहां पे इलेक्ट्रॉन है देखिए 2। सही है, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई 11.25। तो मैंने सिग्मा निकाल लिया। अब मैं जानता हूं कि मुझे इन दोनों आयंस का जेड इफेक्टिव अलग अलग होता है, वो निकालना पड़ेगा। तो Na+ का जेड इफेक्टिव हो गया, इसका जेड माइनस सिग्मा Z11 माइनस 4.15, ये आ गया साहब इसका जेड इफेक्टिव। इसी तरह से बेटा F- का जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड माइनस सिग्मा करूंगा, जेड की वैल्यू 9 और सिग्मा की वैल्यू 4.15, ये आ गया 4.85। अब अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही इधर कर लो, दोनों Cl- का जेड इफेक्टिव निकाल लिया और K+ का जेड इफेक्टिव निकाल लिया। कितना? जेड माइनस सिग्मा, ये वैल्यूज आ गई। अब मैं जानता हूं कि एक आयन की हेल्प से दूसरे आयन की रेडियस कैसे निकले। जैसे मुझे Na+ की चाहिए तो मैं क्या करूंगा, RNA+ अपॉन RF-, देख लीजिए RNA+ अपॉन RF-, तो Na+ का जेड इफेक्टिव नीचे और F- का जेड इफेक्टिव ऊपर आ गया। क्लियर है? F- का जेड इफेक्टिव निकाल लिया, वो रख दो, जेड इफेक्टिव ऑफ Na+ यहां रख दिया। अब क्योंकि मुझे तो Na+ की रेडियस चाहिए ना, तो RF- उधर ले जाओ। RF- देख लो क्वेश्चन में दी है B, स्मॉल b दी है, और इनटू ये 4.85 अपॉन 6.85, इस तरह से RNA+ मेरे पास में आ गई। यही तरीका इधर इस्तेमाल करो। कैसे? Cl- की रेडियस चाहिए तो RCl- अपॉन RK+ इक्वल टू Cl- का जेड इफेक्टिव नीचे और K+ का जेड इफेक्टिव ऊपर आ गया। दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, वो मैंने रख दी। अब मुझे क्योंकि Cl- की रेडियस अगर चाहिए तो RK+ उधर चला जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी दी है? स्मॉल a। तो इस तरह से मैंने दोनों की रेडियस बता दी। अब बेटा जी इसके बाद में आगे बढ़ो तो एक चीज सुन लेना, अब क्वेश्चन हो गया है, लेकिन इंटर आयोनिक डिस्टेंस का मतलब क्या है? इंटर आयोनिक डिस्टेंस, अरे नाम से ही पता चल रहा है दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस। कौन से? ऑफ NaCl, NaCl की इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अब ये कैसे निकले? तो Na+ और Cl- दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस, दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस को मैं d मान रहा हूं। और ये कैसे निकलेगी मैं थोड़ा सा बता भी दूं कि ये Na+ है बेटा जी और ये Cl- है और ये इस तरह से कनेक्टेड है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या होगा? सॉलिड स्टेट में भी आता है, ये R+ हो गई, ये R- हो गई। तो आप मुझे बताइए ना कि ये इंटर आयोनिक डिस्टेंस D इक्वल टू RNA+ प्लस RCl- बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो RNA+ की वैल्यू रख दो
और RCl माइनस की RNA प्लस ये रही कितनी 4.85 अपॉन 6.85 इंटू बी प्लस RCl माइनस ये रख दो तो 7.75 अपॉन 5.75 इंटू स्मॉल ए। ये बेटा जी आंसर आ गया। तो इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन एक की वैल्यू देके दूसरे की वैल्यू ही पूछ ले तब तो एग्जैक्ट ही पूछी, तब आप ऐसे कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके।